एक बार की बात है, मलकागंज नाम के एक गांव में जोई नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। जोई दिखने में बहुत ही सुंदर थी, साथ ही उसे पढ़ने लिखने का भी बहुत शौक था। जोई और उसकी माँ के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो आराम से रहती थी। लेकिन कई साल पहले जोई के पिता का देहांत हो गया था। तब से ही वो दोनों माँ बेटी एक दूसरे का सहारा बनकर जी रही थी और वो दोनों आपस में बहुत खुश थी। वैसे तो जोई की माँ जोई से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी माँ जोई की एक आदत से बहुत परेशान थी। वो थी उसकी मदद करने की आदत। वो हमेशा हर किसी की मदद करती थी और कई बार इस सब से परेशानियों में घिर जाती थी। फिर एक दिन जोई की माँ जोई को समझाने उसके पास आती है। जोई, तुम बिल्कुल अपने पिता पर गई हो। देखो, तुम भी अपने पिता की तरह लोगों की मदद के लिए कभी भी मना नहीं करती हो। मगर मेरी बच्ची, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पिता भी दूसरों की मदद करते करते अपनी जान गंवा बैठे हैं। इसलिए बेटी, अपने बारे में भी सोचा करो और इन गरीब लोगों के चक्करों में मत पड़ा करो। ये हमेशा ही मदद मांगते रहते हैं। नहीं माँ, मुझे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है और मैं ये काम नहीं छोड़ सकती हूँ। जोई, देखो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। बस मैंने बोल दिया ना कि तुझे लोगों की भलाई करने की कोई जरूरत नहीं है, तो बस नहीं है। मुझे कुछ और नहीं सुनना है। मैं तुझे पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, समझ आई ना? ज्यादा भलाई करने की कोई जरूरत नहीं है। साधना जोई को डांटकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन जोई अपनी माँ की बात सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है। फिर अगले दिन जोई अपने स्कूल जाती है। स्कूल में उसकी दो दोस्त थी, जिनका नाम मिनी और विनीता था, लेकिन वो दोनों जोई जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। फिर उसी दिन शाम को जब जोई अपनी दोनों सहेलियों के साथ घर वापस जा रही थी, तभी रास्ते में उन्हें भीख मांगती हुई एक बच्ची दिखी। उसे देखकर जोई वहीं पर रुक गई। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ पैसे दे दो ना, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। उस बच्ची की ये बात सुनकर जोई को बहुत दुख होता है। देखो बहन, मेरे पास सिर्फ ये 20 रुपए ही है, लो, अगर ये तुम्हारे कुछ काम आ सके तो। वो बच्ची जोई से पैसे लेकर खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है, लेकिन यहाँ मिनी और विनीता जोई का मजाक उड़ाने लगती हैं। अरे जोई, तू कितनी पागल है। तो जैसी पागल लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। भला कोई अपने पैसे किसी की मदद के लिए कैसे दे सकता है? हाँ मिनी, तूने बिल्कुल सच कहा, ये तो पागल है। इसे तुम जितना भी समझा लो, लेकिन इसे अक्ल ही नहीं आने वाली। इसे समझाते समझाते हम थक गए हैं, फिर भी ये नहीं समझती। छोड़, बाद में खुद ही रोएगी, हमें क्या। हाँ, तभी से पता चलेगा कि भला आज तक किसी का भला हुआ है जो तेरा होगा। वो तीनों सहेलियाँ रोज स्कूल में पढ़ने आती, मगर मिनी और विनीता हमेशा जोई को बुरा भला कहती थी और उसे समझाती थी कि दूसरों की मदद ना किया करे, मगर जोई किसी की बात भी नहीं सुनती थी। फिर एक दिन जब वो तीनों स्कूल के एनुअल फंक्शन से वापस आ रही थी, तो जोई देखती है कि रास्ते में एक औरत पड़ी हुई है, जिसको सांप ने काट लिया है और वो सांप उसे काट कर वहाँ से चला गया। ये देखकर तीनों सहेलियाँ चौंक जाती हैं। रुक जाओ दोस्तों, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उन्हें हमारी जरूरत है। देखो, उन्हें सांप ने काट लिया है। फिर वो तीनों सहेलियाँ उस औरत के पास जाती हैं और उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले जाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ से एक बाबा जा रहे थे। वो उनसे कहते हैं,
बेटा, इसे जिस काले सांप ने काटा है वो किसी डॉक्टर से ठीक नहीं होगा। अगर तुम्हें इसे बचाना है तो जंगल के बीचों बीच में एक गुफा है। वहाँ से 3 रास्ते 3 जादुई चूड़ियों के घर की तरफ जाते हैं। तुम्हें पहले वाले रास्ते से जाकर वहाँ से जड़ी बूटी लानी होगी, तभी इसकी जान बच सकती है। और हाँ बेटा, याद रहे तुम सभी वहाँ पर लालच बिल्कुल भी मत करना, वरना तुम हमेशा के लिए वहीं पर कैद हो जाओगी। ठीक है बाबा जी, ये बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद तीनों सहेलियाँ जंगल में जाकर गुफा ढूंढने लगती हैं और गुफा मिलते ही तीनों साथ में उस अंधेरी गुफा में चली जाती हैं। तभी उन्हें 3 रास्ते भी मिल जाते हैं, लेकिन अचानक से उन्हें एक आवाज आती है। तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है। पहला रास्ता तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा, दूसरा रास्ता तुम्हें बहुत धन दौलत देगा और तीसरा रास्ता तुम्हें हीरे और मोती देगा। तुम्हें जिस रास्ते पर भी जाना है अपनी इच्छा से जाना, लेकिन याद रहे लालच करने वाला कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। तीनों सोचकर अलग अलग रास्ते पर जाने का फैसला करती है। जोई पहले वाले रास्ते पर जाती है और तभी उसे एक सुंदर सा जादुई चूड़ी का घर दिखाई देता है। फिर वो उस चूड़ी के घर के अंदर चली जाती है। तभी उसे एक आवाज आती है। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर किसी की जान बचाने के लिए आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो औरत जिसे सांप ने काट लिया है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। इसलिए आप मुझे वो जड़ी बूटी दे दीजिए जिससे मैं उनकी जान बचा सकूं। जादुई चूड़ी घर उसकी ऐसी इच्छा सुनकर बहुत खुश होता है और जोई से कहता है, जोई, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो और सभी का भला सोचती हो, इसलिए तुम जब भी मुझे याद करोगी मैं चला आऊँगा और तुम्हें जो भी चाहिए होगा मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा। लेकिन अभी के लिए तुम ये जड़ी बूटी ले जाओ और उस औरत की जान बचा लो। फिर जादुई चूड़ी घर जोई को वो जादुई जड़ी बूटी दे देता है। फिर जोई वो जड़ी बूटी लेकर वापस आ जाती है और उस औरत को पीस कर पिला देती है। फिर कुछ ही देर में वो औरत बिल्कुल ठीक हो जाती है, मगर मिनी और विनीता अपनी लालच की वजह से उस जादुई चूड़ी के घर में हमेशा के लिए फंस जाती है। जब ये बात जोई को पता चलती है तो उसे अपनी सहेलियों के लिए बुरा लगता है। फिर वो जादुई चूड़ी के घर को याद करती है। क्या हुआ जोई, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? हे जादुई चूड़ी घर, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी सहेलियों को माफ करके उन्हें छोड़ दें। जोई, उनका लालच उन्हें गलत रास्ते की ओर ले गया क्योंकि उन्हें सोना और गहना चाहिए था, इसलिए वो धन और हीरे वाले चूड़ी घर में हमेशा के लिए कैद हो गई हैं। मगर तुम्हारे कहने पर मैं उन्हें माफ कर देता हूँ क्योंकि तुम सच में बहुत दयालु और बहादुर बच्ची हो। फिर वो जादुई चूड़ी घर उन दोनों को माफ करके उन्हें छोड़ देता है। इस तरह मिनी और विनीता को अकल आ जाती है और वो दोनों भी जोई की तरह दूसरों की मदद करना शुरू कर देती हैं और खुशी खुशी रहने लगती है। और यहाँ दूसरी तरफ जोई को जादुई चूड़ी घर बहुत अमीर कर देता है और जोई हंसी खुशी से अपनी माँ के साथ अपनी जिंदगी जीने लगती है। एक गांव में प्रगति नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही ज्यादा गरीब थी। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। तब से वो अकेले ही अपने घर में रहा करती थी। उसके बगल में एक बड़ा सा घर था। उस घर में महेश और रश्मि नाम के एक दंपत्ति रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम अनुराग था। अनुराग प्रगति को अपनी दोस्त मानता था और प्रगति भी अनुराग को अपना फ्रेंड मानती थी। वो दोनों हमेशा साथ में रहते थे
पर प्रगति अक्सर अनुराग के माता पिता को देखकर अपने माता पिता को याद करती रहती थी। पर अनुराग के माता पिता अनुराग को प्रगति से दूर रहने के लिए ही कहते थे, क्योंकि प्रगति एक बहुत ही गरीब लड़की थी। उसी गांव में एक यशोदा नाम की औरत भी रहती थी, जो प्रगति को अपनी बेटी की तरह रखती थी। वो भी बहुत ज्यादा गरीब थी। एक दिन की बात है, प्रगति और अनुराग साथ में बैठे हुए थे कि तभी वहाँ पर रश्मि आ जाती है और अपने बेटे से कहती है, तुझे कितनी बार मना किया है कि तू इस लड़की के साथ मत रहा कर, फिर भी तू मेरी बात नहीं मानता। क्या तुझे नहीं पता है कि ये एक मनहूस लड़की है? ये अपने माता पिता को तो खा गई, अब ये तुझे भी अपने जाल में फंसाना चाहती है। आप ऐसा क्यों कह रही हो माँ? प्रगति एक बहुत ही अच्छी लड़की है। अरे ये सिर्फ तुझे अच्छा होने का दिखावा करती है, जबकि ये एक लालची और बहुत ही होशियार लड़की है। तुझे इससे दूर ही रहना चाहिए, समझा तू? इसके बाद रश्मि अपने बेटे अनुराग को वहाँ से लेकर चली जाती है। अनुराग के जाने के बाद प्रगति बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोते हुए अपने आप से कहती है, आखिर ये मुझसे इतना क्यों चिढ़ते हैं? मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? यदि आज मेरे माता पिता भी जिंदा होते तो मुझसे सभी लोग प्यार करते। तभी वहाँ पर यशोदा आ जाती है और प्रगति को रोता हुआ देखकर उसके पास जाकर उससे कहती है, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो बेटी? अभी अनुराग की माँ आई थी और वो अनुराग को यहाँ से लेकर चली गई और उन्होंने मुझे यहाँ पर बहुत उल्टा सीधा भी सुनाया। अगर आज मेरे माता पिता जिंदा होते तो मुझसे कोई भी उल्टा सीधा नहीं कह पाता। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं हूँ न तुम्हारे साथ। भले ही मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, पर मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती हूँ बेटा। मुझे पता है आप मुझे अपनी बेटी की तरह मानती हैं, पर फिर भी सभी लोग मुझे मनहूस समझते हैं, इसीलिए मुझे सब लोग बुरा बुरा बोलते हैं और मेरे साथ किसी भी बच्चे को खेलने भी नहीं देते हैं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम ये सब मत कहो। क्या हुआ यदि कोई तुम्हारे साथ नहीं खेलता? एक वक्त ऐसा भी आएगा जब सभी लोग तुम्हारे साथ खेलने के लिए तुम्हारे आगे पीछे घूमने लगेंगे। और इसके बाद यशोदा प्रगति को काफी देर तक समझाती है। फिर उसे शांत करने के बाद यशोदा वहाँ से चली जाती है। यशोदा के जाने के बाद प्रगति भी अपने घर पर आ जाती है और प्रगति अपने घर का काम करने लगती है। वो दूसरों के घर पर काम करके अपना गुजारा किया करती थी। एक दिन की बात है, प्रगति जब सुबह अपने बिस्तर से सोकर उठती है तो उसे नदियों के बहने की आवाज आती है। तो वो अपने आप से ही कहती है, अरे ये नदियों के बहने की आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे बाहर चलकर देखना चाहिए। जब वो बाहर निकलकर देखती है तो उसके घर के बगल में दो सोने और चांदी की चूड़ियों की नदियाँ बह रही होती हैं। उन नदियों को देखकर प्रगति बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और प्रगति अपने आप से ही कहती है, अरे ये नदियाँ कहाँ से आई? कल तक तो यहाँ पर कोई भी नदी नहीं थी और इन नदियों का पानी भी काफी अलग लग रहा है, बिल्कुल सोने और चांदी के जैसा। तभी सोने की नदी में से एक कीर्ति नाम की खूबसूरत जलपरी बाहर निकलती है और वो प्रगति से कहती है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आई हूँ और मुझे इस धरती पर तुम्हारे लिए ही भेजा गया है। मेरा नाम कीर्ति जलपरी है। ये मेरी सोने और चांदी की चूड़ियों की नदी है। ये सोने की चूड़ियों की नदी है और ये दूसरी वाली चांदी की चूड़ियों की नदी है। इसमें से तुम जितनी चाहो उतनी चूड़ियाँ निकाल सकती हो। इसके बाद कीर्ति जलपरी वहाँ से गायब हो जाती है। प्रगति को तो विश्वास ही नहीं होता है कि उसके घर के बगल में दो ऐसी सोने चांदी की नदियाँ बह रही हैं
जिसमें से एक नदी में सोने की चूड़ियाँ और दूसरी नदी में चांदी की चूड़ियाँ निकलती हैं। और वो अपने आप से कहती है, मुझे इस नदी में से एक चूड़ी को निकालकर देखना चाहिए। इसके बाद प्रगति सोने वाली नदी से एक चूड़ी बाहर निकालती है। वो देखती है कि वो बिल्कुल असली सोने की थी और बहुत ज्यादा चमक रही थी। ये देखकर प्रगति बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो कहती है, अरे वाह, मुझे इन सोने और चांदी की चूड़ियों की नदियों में से कुछ चूड़ियाँ बाहर निकाल लेनी चाहिए और उन्हें बेच के नए कपड़े लेने चाहिए। फिर उन कपड़ों को पहनकर मुझे यशोदा माँ के पास जाना चाहिए। इसके बाद प्रगति नदी से अपने लिए कुछ सोने और चांदी की चूड़ियाँ ले लेती है और उन्हें ले जाकर सोनार की दुकान पर बेच देती है। फिर उन पैसों से वो अपने लिए स्टाइलिश कपड़े खरीद लेती है और वो कपड़े पहनकर प्रगति यशोदा माँ के पास पहुँच जाती है। यशोदा प्रगति को पहचान ही नहीं पाती। फिर प्रगति यशोदा से कहती है, अरे आपने मुझे नहीं पहचाना ना, मैं प्रगति हूँ। अरे प्रगति, तुम्हें ये नए कपड़े कहाँ से मिले और तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? मैं यही तो आपको बताने के लिए आई हूँ, आप मेरे साथ चलिए। इसके बाद प्रगति यशोदा को अपने साथ अपने घर ले जाती है। जब यशोदा प्रगति के घर के पास आती है तो उन सोने चांदी की चूड़ियों की नदियों को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि कल तक तो वहाँ पर कोई भी नदी नहीं थी। तभी यशोदा प्रगति से कहती है, अरे ये नदियाँ कहाँ से आ गईं? कल तक तो यहाँ पर कोई भी नदी नहीं थी। हाँ, मुझे पता है, पर ये जादुई सोने चांदी की चूड़ियों की नदियाँ हैं और इन नदियों में से एक नदी से सोने की चूड़ियाँ और एक नदी में से चांदी की चूड़ियाँ निकलती हैं। तभी वहाँ पर अनुराग अपने पिता महेश के साथ आ जाता है और उन नदियों को देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। तभी महेश अनुराग से कहते हैं, अरे ये नदियाँ कहाँ से आ गईं? कल तक तो हमारे घर के बगल में कोई भी नदी नहीं थी। हाँ, मुझे पता है अंकल, ये जादुई सोने चांदी की चूड़ियों की नदी है और एक नदी से सोने की चूड़ियाँ और एक नदी से चांदी की चूड़ियाँ निकलती हैं। अच्छा, ऐसी बात है। मैंने तो कभी भी ऐसी नदी नहीं देखी। मैंने भी ऐसी नदियाँ कभी भी नहीं देखी। मेरी भी इतनी उम्र हो गई है, लेकिन आज तक कभी भी ऐसी नदी ना कभी देखी है और ना ही कहीं सुनी है मैंने। हाँ, आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने भी कभी भी ऐसी नदियाँ नहीं देखी। लेकिन हम लोग आप लोगों की बातों पर कैसे विश्वास करें कि इन नदियों में से सोने की और चांदी की चूड़ियाँ निकल जाती हैं? मैं अभी आप लोगों को सोने और चांदी की चूड़ियाँ निकाल कर दिखाती हूँ। इसके बाद प्रगति उन नदियों से सोने की और चांदी की चूड़ियाँ बाहर निकालती है। ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और तभी वहाँ पर रश्मि भी आ जाती है और वो प्रगति से कहती है, अरे ये तो जादुई नदियाँ हैं। मैंने तो ऐसी जादुई नदियाँ कभी भी नहीं देखी। हाँ, मैंने भी ऐसी जादुई सोने चांदी की नदियाँ कभी भी नहीं देखी हैं, वो भी चूड़ियों की। ये तो सच में बहुत बड़ा चमत्कार है। इसके बाद प्रगति यशोदा को बहुत सारी सोने और चांदी की चूड़ियाँ दे देती है और खुद भी अपने लिए सोने और चांदी की चूड़ियाँ ले लेती है। ये देखकर रश्मि भी लालच में आकर उन नदियों में जैसे ही अपना हाथ डालती है तो उसे जोर का झटका लगता है और वो दूर जाकर गिर पड़ती है। इसके बाद रश्मि और उसका पति महेश वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं और अब प्रगति और यशोदा बहुत खुश थी। उस दिन के बाद से अब रश्मि भी अपने बेटे अनुराग को
कभी भी प्रगति से मिलने के लिए नहीं रोकती थी। अब प्रगति को भी बहुत खुशी थी कि इन दो जादुई सोने और चांदी की चूड़ियों की नदी की वजह से सभी लोग उससे प्यार करने लगे हैं। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और कुछ सालों में प्रगति और अनुराग को एक दूसरे से बहुत प्यार हो जाता है। फिर एक दिन अनुराग प्रगति को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और प्रगति भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर कुछ समय बाद वो दोनों खुशी खुशी शादी कर लेती हैं और हंसी खुशी से अपनी आगे की जिंदगी जीने लगते हैं।